हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। देश भर में कोरोना लगातार पैर पसारता जा रहा है, लेकिन उधर लॉकडाउन 3.0 के बीच स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू हो रहा है, जिसके लिए यात्रियों को राज्यों के मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा। उधर कोरोना वायरस महासंकट के बीच देश में लागू लॉकडाउन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने चर्चा की है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी अपना पक्ष रखते हुए कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में छूट की मांग की है और तो और गतिविधियों को चलाने के लिए राज्यों को अपने स्तर पर अधिकृत करने की मांग भी की है। 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर सरकार दूसरे प्लान के साथ लॉकडाउन खोलेगी। ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह भी बात की कि बिना लॉकडाउन के ये संभव नहीं है कि आगे बढ़ा जाए, लेकिन कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह भी मांग की है कि लॉकडाउन में कुछ रियायतों के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब ये वक्त है कि हमें आर्थिक गतिविधियों को भी ध्यान देना होगा। और इसी के साथ जिस तरह से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब ये जो जंग है बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमें इस वायरस के साथ किस तरह से जीना है, ये तौर तरीके हमें सीखने होंगे ताकि हम इसी लेवल पर आगे बढ़ सके। और इसीलिए कई राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों की पहल यही है कि लॉकडाउन तो रहे लेकिन कुछ रियायतों के साथ। लेकिन इसमें आम जनता की सबसे ज्यादा भागीदारी है कि लॉकडाउन को कैसे निभाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए कैसे जो सरकारों द्वारा छूट दी जा रही है उसका पालन किया जाए। क्योंकि कुछ लोग अभी भी यही समझ रहे हैं कि लॉकडाउन में अगर कुछ रियायतें मिली हैं तो संपूर्ण लॉकडाउन हट गया है। ये आपके लिए ही घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन इस बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय यही है कि 17 मई के बाद क्या होने वाला है, क्या स्थिति रहने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फैसला ले सकते हैं। चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स जुड़ चुके हैं, पूर्व निदेशक है स्वास्थ्य सेवा हरियाणा के, और स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हेल्थ एक्सपर्ट है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंकज वत्स जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है और अगर बात की जाए हरियाणा प्रदेश की तो यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन में थोड़ी छूट देनी चाहिए, इसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको कितना सही लगता है ये फैसला? देखिए, सरकार ने 40 दिनों में और काफी लॉकडाउन के इस समय में ये देख लिया है, पंकज जी आप सुन पा रहे हैं? जारी है कि जो वायरस है वो हाँ सुन रहा हूँ जी जी। आपको आ रही मेरी आवाज? जी जी जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सरकार ने जो पार्शियल लॉकडाउन और 2 समय का पूर्ण लॉकडाउन जो किया था, तैयारियां करने के बाद लोगों को एजुकेट भी किया गया है और अभी मूवमेंट्स भी किए जा रहे हैं और वायरस का क्या मूड है वो भी देख रहे हैं कि लगभग 80% केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कोई लक्षण इसके नहीं आते हैं, यानी प्रभावित भी होगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। मृत्यु रेट भी देख लिया, लीथल एक्शन भी देख लिया है, इसकी ग्रोथ भी देख ली है। उन सबको ख्याल में रखते हुए और सरकारों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इंडस्ट्रीज की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये जो है चौथा चरण लॉकडाउन तो रहेगा, लेकिन इसको काफी डाइल्यूट कर दिया जाएगा, काफी रियायतें दी जाएंगी। केवल ऐसी जगहों को ही रोका जाएगा जहां पर अधिक भीड़ इकट्ठी ना हो। ऐसे में
सारी जिम्मेवारी जो है वो आम जनता पर आ गई है कि वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। उसके लिए जो हम बार बार मूल मंत्र बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 2 गज की दूरी बना दो, इसको अपनी मजबूरी ये रखना पड़ेगा, हैंड वॉश करना पड़ेगा। बहुत कोशिश ये करें कि कहीं ना निकलना पड़े तो उसमें सारी एहतियात बरतें। इन्हीं सब चीजों का पालन करना पड़ेगा। अब सरकार ने जो करना था वो सरकार ने कर दिया। अब सरकार जो आप बीमार होंगे, अगर अस्पताल में जाएंगे तो आपको इलाज की सुविधा उपलब्ध करा देगी, लेकिन बाकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो काफी हद तक उन्होंने खुला छोड़ दिया है। अब आपको संयम दिखाने की आवश्यकता है। कैसे करेंगे? आप सिनेरियो देख सकते हैं। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में लगभग 17 लाख टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 71-72 पॉजिटिव आए हैं, और उसमें से अभी जो एक्टिव हैं वो 45-46 हजार है। यानी समय के साथ साथ ये भी आंकड़ा आगे पीछे होता रहेगा। अगर हरियाणा का देखें तो हरियाणा में जो है वो एवरेज ग्रोथ जो है वो 5% के करीब है। 10 लाख लोगों पे केवल 25 लोग संक्रमित हैं। अब ये डाटा कहाँ तक ठीक नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा का डाटा बहुत अच्छा है। 52 जो लोग हैं, 100 में से 52 लोग एक्टिव हैं और 40 लोग ठीक हो चुके हैं, और मौत की दर रेट जो है वो सिर्फ 1.5 यानी 1.5% है। यानी 100 जो संक्रमित लोग हैं उनमें से केवल एक या 2 जो है प्रति 100 पे, मतलब 200 पे 3 आदमी, ऐसा डेथ का रेशो हरियाणा का दिखाई दे रहा है। हरियाणा की टेस्टिंग अभी 60,000 के करीब ही हुई है। ये सारे जो आंकड़े कह रहे हैं, और अभी देख रहे हैं जो पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े आ रहे हैं, तो कहीं कैथल में केस बढ़ा है या महेंद्रगढ़ में बढ़ा है तो वो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का केस है। हाँ, ये जो 4 जिले हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें खतरा वैसे का वैसा बना हुआ है दिल्ली के साथ होने के कारण, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे 730 केसेस हैं, लेकिन दिल्ली में हमारे से 10 गुना यानी 7,300 के करीब जो है आंकड़ा पहुंच चुका है। वहां पे डेथ भी 310 हो चुकी हैं। और अगर नेशनल लेवल पे देखें तो अकेले तमिलनाडु में जितने हमारे केस अभी तक हैं, उतने केसेस तमिलनाडु में केवल एक दिन में आए हैं। 798 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। वहां का आंकड़ा 8,000 है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये महाराष्ट्र में 24,000 के करीब आंकड़ा आ गया है। प्रतिदिन 1200-1500 केसेस और ऐड हो रहे हैं। गुजरात में भी इस तरह की स्थिति हो रही है, मध्य प्रदेश में भी इस तरह की स्थिति हो रही है। तो नेशनल लेवल पे ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। ठीक है। ये मुझे लगता है कि 20 तारीख तक 1.5 लाख के करीब हो जाएगा और 31 तक 3 लाख के करीब आसपास हो जाएगा। ठीक है। स्वाति महेश्वरी जी, एक और बड़ा फैसला लिया है सरकार ने कि ट्रेनों को चलाया जाएगा और 15 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं कि जहां पर नई दिल्ली से ट्रेनें चलेंगी। इस फैसले को आप किस नजर से देखती हैं? जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे स्थितियों को खोलना भी जरूरी है, और जिस तरह की बात हो रही है कि अब लॉकडाउन की रूपरेखा, हर लॉकडाउन जो है वो दूसरे से भिन्न होता जा रहा है और हर किसी में नए जो है नियम आ रहे हैं, नए कानून हैं। और जिस तरह से अब हम देखें, अगर लॉकडाउन 1 से अब लॉकडाउन 4 की तरफ हम धीरे धीरे चीजें खुली हैं, वो जो लॉकडाउन 1 था वैसा अब नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी जरूरी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने गंतव्य पर नहीं है, जो बहुत दूर फंसे हुए हैं, जो वापस जाना चाहते हैं और 40 दिन से देखिए वो लोग दूर हैं, और अभी ये भी नहीं पता कि आने वाले समय में कितने और समय के लिए ये सब चीजें और चलने वाली हैं। तो ऐसे में हर कोई वहां पहुंचना चाहता है जहां वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, जहां वो अपने परिवार वालों के पास है। तो कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है कि जो लोग फंसे हैं उनकी भी व्यथा को समझा जाए, लेकिन ये जरूर है कि उन लोगों को ये बात समझनी होगी कि जब भी वो ट्रैवल कर रहे हैं या अगर उनको ये रियायतें मिली हैं तो उनको संभल के जाना है, फूक फूक के कदम रखना है। और देखिए, जब भी कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो सबसे ज्यादा चिंता यही होती है कि कहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो जाए, क्योंकि अभी तक भारत में अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, और जो जितना भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी तक हुआ है वो छोटे छोटे क्लस्टर्स में है, कंटेन्ड है, वो एकदम ऐसे बाहर भारत में निकलकर नहीं आया, कुछ कुछ जगहों पर है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि ऐसी स्थिति भारत में ना हो जहां की व्यापक रूप से कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो जाए। तो उसको रोकने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जो भी कदम बाहर निकाल रहे हैं उसमें एहतियात के साथ कदम बाहर निकालें घर के, और बार बार इस बात को याद रखें कि हमें संक्रमण को फैलने नहीं देना है। वहीं ये जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है इसको रोकने के लिए प्रशासन को भी
सख्त कदम उठाने होंगे और खास तौर से एक पहल जो कि प्रशासन इस वक्त कर भी रहा है और शुरू से करता रहा है, लेकिन और भी ज्यादा उन्होंने इसको थोड़ा और एग्रेसिव किया है, वो ये है कि जहां जहां अभी इन्फेक्शन ज्यादा नहीं है, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन नहीं है, वहां भी सर्वे किया जा रहा है ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर अंदर वहां पर इन्फेक्शन फैल रहा और हमें पता नहीं चल रहा है। और खास तौर से हाई रिस्क पॉपुलेशन में भी किया जा रहा है। अस्पताल में आने वाले जो और मरीज हैं, चाहे वो किसी भी और परेशानी से आ रहे हैं या उनको साधारण फ्लू भी है, तो भी अब गवर्नमेंट उन लोगों में ये टेस्ट करेगी। तो कई जगह ऐसी सैंपलिंग की जा रही है, ताकि पूरे भारत में तो ऐसा आप नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे एरियाज को चिन्हित कर लिया गया और वहां ये सैंपलिंग की जा रही है, ताकि ये पता लगा जा पाए कि कहीं कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो तो नहीं रहा, या अगर शुरू हुआ है तो उसे वहीं के वहीं हम अंकुश लगा सके, रोक सके, इसका प्रयास चल रहा है। वैसे अगर अब आप देखें सोनिया, तो अब पूरे विश्व की अगर अब हम बात करें तो देखिए रशिया, ब्रिटेन, जो ऐसी कंट्रीज हैं जहां केस लगातार बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, वहां भी वो लोग मजबूर हैं अब अपनी कंट्री को खोलने के लिए, और वो लोग भी धीरे धीरे एहतियात के साथ विद कॉशन धीरे धीरे खोल रहे हैं अपनी कंट्रीज को। रशिया, अभी सबसे ज्यादा केसेस रशिया में बढ़े हैं पिछले 24 घंटे में, फिर भी रशिया अपने लॉकडाउन खोल रहा है। ब्रिटेन अपना लॉकडाउन खोल रहा है, जहां सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। तो ऐसे में हर कंट्री इस वक्त मजबूर है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था भी सबकी चरमरा रही है, हर तरफ ये दिक्कत भी बहुत ज्यादा हो गई। तो ऐसे में जरूरी हो गया है कि लोग अपने काम के लिए निकल सकें, लेकिन वहीं लोगों को बार बार यही बात याद रखनी जरूरी है कि जितना भी ये लॉकडाउन खोला जा रहा है वो सिर्फ इसलिए है कि आर्थिक गतिविधियां हो सकें, इसके अलावा कोई भी और गतिविधि करने की बिल्कुल भी ना सोचें। अभी कई सारे लोग कह रहे थे कि रिलीजियस प्लेसेस को खोल देना चाहिए और भी इस तरह की चीजों को खोल देना चाहिए। मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं, और ये बात लोगों को समझना जरूरी है कि ये केवल आर्थिक गतिविधियों के लिए खुल रहा है, बाकी किसी और भी चीज के लिए नहीं, क्योंकि जहां भी भीड़ लग रही है वहां से संक्रमण फैल रहा है। देखिए अभी हमने देखा है मंडियों में, जबकि वो तो हमारी जरूरत है, वहां से सब्जियां वगैरह आ रही हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, लेकिन वहां से आपने देखा कि कितने ज्यादा इन्फेक्शन फैले। चाहे हम कांसा मंडी को ले लें, चाहे हम दिल्ली की आजादपुर मंडी ले लें, चाहे तमिलनाडु की कैम्पगोडा, जितनी भी मेन ये मंडियां हैं, मुंबई में भी वहीं से सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है। तो जहां भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो रहे हो, वहां से इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है और फैल रहा है। इसलिए लोगों को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जहां जहां भी भीड़ लगेगी वहां से इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हम ऐसी जगह पे हैं जहां भीड़ है, तो कैसे हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, कैसे हमें और लोगों को भी प्रेरित करना है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, ताकि ये जो है यहाँ से इन्फेक्शन इतनी तेजी से संक्रमित ना हो कि फिर स्थितियां हमारे हाथ से बाहर निकल जाए। स्वाति, हम लगातार बात कर रहे हैं, और जब 15 शहरों के लिए ये ट्रेनिंग चलेगी, क्या लगता है कि उस दशा में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी? क्योंकि कल जब बुकिंग होनी थी 4 बजे तो वेबसाइट ही हैंग हो गई, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने गंतव्य की ओर जाना चाहते हैं, और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे तो वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की चेन जो है वो टूट जाएगी। देखिए खतरा जरूर है, पूरा काफी खतरा है इसमें, और इसीलिए लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जिनके लिए बहुत असेंशियल ना हो, जिनके लिए बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो, कृपया करके वो लोग ट्रैवल ना करें इस वक्त कोई भी। और इस वक्त व्यक्ति ये ना सोचे कि ये रियायत मिल गई है तो चलिए हम यहाँ से वहां चले जाएं, वहां से यहाँ आ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो लोग बिल्कुल मजबूरी में फंसे हुए हैं, जिनके पास कोई और इस वक्त विकल्प नहीं है, केवल उन्हीं लोगों को इस सुविधा का इस वक्त उपयोग करना चाहिए, उसके अलावा किसी को भी नहीं करना चाहिए। इस वक्त कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन लोगों की मदद करने की कोशिश जब करता है, तब कई बार हम लोग उसको उस सही फॉर्म में नहीं लेते। तो मुझे लगता है लोगों को इसको सही उस परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए कि केवल आपकी मदद के लिए किया जा रहा है, और बाकी सब लोगों को इस वक्त रुकना चाहिए, जहां हैं वहीं रुकें। और जरूरत है, बिल्कुल बहुत मजबूरी है तो ही ट्रैवल करें, वरना बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। और जब भी आप स्टेशन पर जाते हैं, ट्रेन में हैं, तो आपको उन सारी जो बातें हैं उन सबका आपको ध्यान रखना होगा, वरना ये आपके लिए ट्रैवल ही मुसीबत ना बन जाए। आप सोच रहे हैं कि हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाए तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा, तो कहीं उल्टा ना हो जाए। इसलिए आप सबको बिल्कुल बहुत एहतियात के साथ ट्रैवल करना होगा, और बिल्कुल मजबूरी है तो ही ट्रैवल करें। स्वाति, दिक्कत एक ये भी है कि कुछ राज्य सरकारें अभी तक इस कॉन्फिडेंस में है ही नहीं कि जो लोग हमारे राज्य में आएंगे बाहर से तो हम उनको क्वारंटाइन कर भी सकते हैं या फिर नहीं, और इसलिए जो स्पेशल ट्रेनों को चलाने का जो मुहिम चलाई है सरकार ने, उसको कहीं ना कहीं कुछ राज्य सरकारें विरोध कर रही हैं।
देखिए, ये इसलिए मेरे ख्याल से जरूर प्रशासन को राज्य सरकारों के साथ बात करना जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि राज्य सरकार अभी तैयार नहीं है और वो इसको हैंडल नहीं कर पाएगी, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो जरूर मेरे को लगता है कि प्रशासन को दोबारा जो है इस निर्णय पर अपने सोच विचार करने की जरूरत है। क्योंकि अगर इस तरह से होगा तब तो पूरा जो हमारा जिस वजह से हम ये सब कर रहे हैं वो सब डिफीट हो जाता है, यानी कि हमारा पूरा पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। तो ऐसे में मेरे ख्याल से जरूर केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ बात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि क्या सही में उनके पास वो इंतजाम है या नहीं है, और तभी सोच विचार करके ही ये ट्रेनें चलानी चाहिए, वरना जरूर उनको दोबारा शायद विचार करने की जरूरत हो जो भी निर्णय उन्होंने लिया है। ठीक है, पंकज वत्स जी, आपको क्या लगता है कि सरकारों को एक बार फिर से मंथन करने की जरूरत है, ये जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं 15 शहरों के लिए? क्योंकि हमें नहीं लगता, जैसे स्थिति सामने आ रही है, लोग काफी संख्या में अपने घर पर जाना चाहते हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी व्यवस्था नहीं है। कीर्ति जी, बात सुनिएगा, क्या इंसान जो है उसके शारीरिक एवं मानसिक स्थिति दोनों ही का दुरुस्त होना आवश्यक है। बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं कि अगर कोरोना से संक्रमित नहीं है, उसके बावजूद भी जो 40 दिन का लॉकडाउन हुआ और ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लग रही है, खाने पीने की दिक्कतें आ रही हैं, इनकम नहीं है, खर्चे बढ़ रहे हैं, मकान का किराया देना पड़ रहा है, इस सारी आर्थिक स्थिति बदहाली में है। और सबसे बड़ी बात है कि आगे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जो माइग्रेटरी लेबर्स हैं, उनकी मानसिक स्थिति यह है कि किसी भी तरीके से घर पहुंचा जाए। हालांकि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताऊंगा कि वो चाहे जैसे भी सरकमस्टांसिस हैं शहरों में, वो गांव में जाकर अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं और अपने प्रियों को खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि मान लो वो संक्रमण लेकर गांव में गए तो गांव में उनको इलाज कैसे मिलेगा? अब कम से कम जहां पर वो काम कर रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वहां की सरकारों के प्रतिनिधि सब उनके अवेलेबल है, हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, क्वारंटाइन सेंटर्स अवेलेबल है, उनको कोशिश कर रहा है सारा डिपार्टमेंट भी, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट भी, कि उनको और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन की जाए। तो ऐसी स्थिति में अब उनका जब वो मेजर पार्ट जो है वो झेल चुके हैं, जो त्रासदी उनके साथ हो चुकी, वो तो हो चुकी। अब आने वाला समय जो है उसको वो ठीक से अगर रहना चाहते हैं तो उनको ये पलायन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को और अपने वहां जो उनका परिवार है उसको भी रिस्क में डाल रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि बिहार में अभी एक ट्रेन से जितने लोग आए थे उनमें से कुछ लोगों जब टेस्ट किया गया तो 85 लोग जो थे वो संक्रमित पाए गए। अब आप सोच सकते हैं कि 85 लोग, कुछ लोगों को टेस्ट किया गया तो 85 लोग मिले हैं, अगर पूरी की पूरी ट्रेन को अगर टेस्ट किया जाएगा तो कितने लोग मिलेंगे? बिल्कुल। इसी तरीके से एक मदरसे में कहीं साउथ के किसी मदरसे से लोग आए हैं और उसमें क्या है कि वो कह रहे हैं कि हम रेगुलर चेकअप करते थे, हमारे यहाँ कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं था, लेकिन इसके दौरान, ट्रैवल के दौरान जो उनका समय लगा 1 दिन 2 दिन आने का, उसके बाद जब बिहार में जब टेस्ट किए गए तो उसमें सैकड़ों बच्चे थे जो उनको कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो इसलिए मेरा तो अनुरोध ये है कि अब वो जो कष्ट का समय था वो निकल चुका, अब पूर्ण लॉकडाउन वो पीरियड खत्म हो गया, पार्शियल लॉकडाउन है, रिस्ट्रिक्शंस कम है, दोबारा इंडस्ट्रीज शुरू हो रही हैं, उनके जॉब सिक्योर हो रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे में अब उनको प्लान करना अपने लिए आर्थिक एवं जीवन दोनों के लिए खतरनाक साबित होगा। ठीक है, लेकिन पंकज जी, जिस तरह से दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम उस पीक की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जो लोग अपने राज्यों से, अपने घरों से दूर रह रहे हैं, उनके लिए ऐसी स्थिति हो गई है कि आगे कुआं पीछे खाई, ना तो वो जहां रह रहे हैं इस वक्त वहां रह पा रहे हैं, और अगर वो घर भी जाते हैं तो वहां पर भी उनके लिए मुश्किलें कम नहीं है। क्या ऐसे में राज्य सरकारों को नहीं लगता कि एक बजट एलोकेट करना चाहिए बजाय कि उनको उनके घर तक पहुंचाने के? नहीं कीर्ति जी, इस तरह की, देखिए मैंने आपको यही बात कहा कि जो मेजर पार्ट था, जो लॉकडाउन 1 और 2 था, वो समय निकल गया, लॉकडाउन 3 निकल गया, अब लॉकडाउन 4 में और रिस्ट्रिक्शंस कम होंगी, इंडस्ट्रीज को मैक्सिमम एरियाज में इंडस्ट्रीज को शुरू कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अब आप देखिएगा, टेक्निकली स्पीकिंग मुझे नहीं मालूम सरकारें कितना कर रही हैं, पर मैं आशा कर रहा हूँ कि जब ये लोग अपने गाँव में जाएंगे, अपने इलाकों में जाएंगे, अपने स्टेट में जाएंगे, तो वहाँ इनको क्वारंटाइन पीरियड में रहना पड़ेगा। और अगर पॉजिटिव आते हैं
तो वो क्वारंटाइन पीरियड और भी ज्यादा बढ़ सकता है। उसके बाद जब वापस आएंगे तो जो नई जगह है वहां पर उनको फिर क्वारंटाइन पीरियड में रहना पड़ेगा, टेस्ट कराने पड़ेंगे। ऐसे उनका महीना 1.5 महीना तो आने और जाने में और एक क्वारंटाइन पीरियड में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अब वो समय नहीं है। अब इनके लिए जब सरकारें इनको अनुरोध कर रही हैं, पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे समय में इनको अपनी मानसिक स्थिति को संभालना चाहिए और इनको प्लान नहीं करना चाहिए। ठीक है स्वाति, क्योंकि सरकारें भी इस वक्त कंफ्यूजन में है कि उन्हें इन लोगों को घर भेजा जाए या फिर यहीं पर रख करके इंडस्ट्रीज को दोबारा से शुरू किया जाए, लेकिन इस स्थिति में अगर इंडस्ट्रीज दोबारा से ओपन होती हैं तो ये कितने खतरनाक साबित हो सकती हैं? ठीक है पंकज जी, मेरा यही सवाल आपसे है। देखिए, इंडस्ट्री स्टार्ट होने के बाद अब क्या है कि आपको सरकारों को, उद्योगों को, उद्योगपतियों को, सबको अपने यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी और आपको बिना हाथ लगाए हुए हाथ धोने, वॉशिंग की वो फैसिलिटीज आपको जगह जगह पर बनानी पड़ेगी, सैनिटाइजर्स देने पड़ेंगे। आपको जो कॉमन टॉयलेट्स हैं, जो आपके टॉयलेट्स हैं, उनको भी वहां भी चेंज करना पड़ेगा। ऐसी टेक्निक के अब आते हैं जहाँ पे वो हाथ अगर आप नीचे करें तो हाथ अपने आप धुल जाते हैं, साबुन लग जाते हैं, ताकि अगर आप छुएंगे ही नहीं तो दूसरे को भी नहीं होगा। तो जो कॉमन प्लेसेस, इस तरह के जो कॉमन प्लेसेस हैं, टॉयलेट्स हैं, बाकी हैं, उनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है इंडस्ट्रीज वाली जगह पे। और बहुतायत से जगह जगह पर आपको सैनिटाइजर उपलब्ध कराएं, मास्क उपलब्ध कराएं, मतलब प्रिकॉशंस रखें। क्योंकि आप ये देखिएगा, अगर प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे तो ये जो छूट दी गई है ये परमानेंट छूट नहीं है। अगर आप जैसे ही आपके यहाँ पे पॉजिटिव केसेस मिलेंगे तो सरकार को मजबूरन आपके फैक्ट्री को बंद कराना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अब जिम्मेवारी जो है वो उद्योगपतियों पर भी है कि वो अधिक से अधिक प्रिकॉशंस करें, अपने टॉयलेट्स को और अपने कॉमन प्लेसेस को अपग्रेड करें और इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करें कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए बिल्कुल अब जो सभी राज्य हैं, सभी देश हैं, वो लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन मुश्किल इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि कोई भी इसमें अब सफलता हासिल कर नहीं पा रहा है। लेकिन ये भी कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें इसी महामारी के साथ जीना होगा। तो आगे की स्थिति क्या हो सकती है? क्या वाकई सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके हम आर्थिक गतिविधि को पटरी पर ला सकते हैं? क्या ये संभव हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल आर्थिक दोनों ही स्थिति है। इस समय हमारी स्थिति है कि आर्थिक स्थिति को भी मेंटेन करना है और लोगों के जीवन को भी मेंटेन करना है। और आपको देखना है कि कितना कैलकुलेटेड जो आपका रिस्क है वो कितना है। आप देखिएगा, जब हम दवाइयां देते हैं तो दवाइयों के, बहुत सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये साइड इफेक्ट कितने हैं और दवाई देना कितना जरूरी है और साइड इफेक्ट को झेलना कितना जरूरी है। तो इसी तरीके से आज जो है ये हो गया है कि जो रिलैक्सेशन देनी है, स्वाभाविक रूप से इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, लेकिन ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उनके साइड इफेक्ट्स को कैसे मिनिमाइज किया जा सके, कैसे उनको कम किया जा सके। इसलिए ये रिलैक्सेशन देने के बावजूद भी आपको सारा सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। जगह जगह आपको सिस्टम, इस तरह की नई नई पॉलिसीज, नए नए सिस्टम कुछ सरकारें बनाएंगी और कुछ सम ऑर्गेनाइजेशंस को बनानी पड़ेंगी। इस तरह की पद्धति डेवलप करनी पड़ेंगी कि अधिक से अधिक लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके। जहां तक संभव हो, आप घरों से अगर काम करने की उसमें संभव हो सकता है तो घरों से संभव करें। मान लो 100 लोग हैं, उसमें से जितने लोग घरों से काम कर सकते हैं, अल्टरनेट कर सकते हैं। पर जो लॉकडाउन 3 में जो रिलैक्सेशन दी गई है तो उसी को फॉलो करते हुए ही आगे भी बढ़ना चाहिए। चाहे रिलैक्सेशन 4, 5, 4 के बाद अगला लॉकडाउन ना भी बढ़े, तो भी ये नियम जो बना रखे हैं, जो बन रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, उसका पूर्ण अपने को वो समर्थन करना पड़ेगा, एहतियातन उनका पालन करना पड़ेगा। पंकज जी, लेट्स से कि अगर कोरोना महामारी का हमें वैक्सीन भी मिल जाता है, हम इसमें सफलता हासिल कर लेते हैं और फिर से व्यवस्था जो है पटरी पर आ जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई ही ऐसा कल्चर आ जाएगा कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स इसी को तवज्जो देंगे कि वर्क फ्रॉम होम ही ठीक है क्योंकि इसमें बचत भी काफी हो रही है? देखिए, 130 करोड़ के देश में वैक्सीन पूर्णतया सभी को वैक्सीन देना तो वैसे भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा, वो संभव नहीं होगा। तो ये तो कोरोना के साथ तो जीना पड़ेगा। हाँ, इसका जो ट्रीटमेंट है,
अगर ट्रीटमेंट आता है तो उसमें जो फैटिलिटीज है, मोर्टेलिटी रेट है, मौतों का आंकड़ा है, उसको जरूर कम किया जा सकेगा। और जो वैक्सीन आएगी, वैक्सीन की कमर्शियल कब तक बनेगी, क्या बनेगी, इसमें समय लगेगा। इसमें भारत की क्या स्थिति है, क्योंकि आप पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं, आपके पास कोई तो जानकारी होगी जो मिल रही होगी लगातार। क्या भारत की स्थिति है, वैक्सीन को खोजने में कितना समय और लग सकता है? देखिए, लगभग 30 जगह पे इस तरह की एक्टिविटी चल रही हैं, जहां से हमें वैक्सीन बनने का जो भरोसा नजर आ रहा है, और जल्द ही हम इसमें सफल हो पाएंगे, भारत इसमें सफल हो जाएगा। लेकिन फिर वही बड़ी बात यह है कि सफल होने के बाद उसका कमर्शलाइज यूटिलाइजेशन में समय लगेगा ही लगेगा। तो ये मान के चलेगा कि दिसंबर के अंत में या जनवरी में ही आपको वैक्सीन का फायदा मिल पाएगा। यानी कि दिसंबर तक हमें थोड़ा, हालांकि इंतजार अभी भी चल रहा है, लेकिन इंतजार करना होगा कि किस तरह से इस महामारी को अंत किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है पंकज जी, जिस तरह से अब कोरोना योद्धाओं के लिए भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उनके ढांढस के लिए आखिरकार और क्या क्या करना होगा सभी को? देखिए, कोरोना वॉरियर्स जो है उनको आम आदमी से ज्यादा प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, क्योंकि आम व्यक्ति कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो अधिक से अधिक लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं। इवन चाहे पुलिस वाले भी हैं, आप देख रहे हैं कि बार बार वो लोगों के फोन पे मैसेजेस देखते हैं, कोई ई पास दिखाता है, कोई अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है, कोई अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है। तो जब वो एक दूसरे के हाथ में लेते देते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो अगर संक्रमित व्यक्ति है तो उसके हाथ से आप वायरस जो है वो कोरोना वॉरियर्स के पास भी पहुंचेगा। इसी तरीके से सफाई कर्मचारी, इसी तरीके से आपके स्वास्थ्य कर्मचारी जो बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में पेशेंट के रहते हैं, तो कोरोना वॉरियर्स को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सरकार की और प्रबंधन की भी जिम्मेवारी है कि कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष ध्यान रखें। पीपीई किट्स, ग्लोव्स, मास्क, आई प्रोटेक्टर, इस तरह की सारी सुविधाएं समुचित मात्रा में ये उपलब्ध कराएं। प्रबंधन और सरकार को भी इसकी तरफ विशेष ध्यान देना होगा। बिल्कुल, इसमें प्रशासन को और ज्यादा सतर्क होना होगा, राज्य सरकारों को सतर्क होना होगा और पूरे भारत को भी सतर्क होना होगा, ताकि कोरोना योद्धाओं को भी कहीं ना कहीं थोड़ा ढांढस बंधे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस महामारी में स्थितियां काफी बदली हैं, लोगों के घरों की बात हो, लोगों की मानसिक स्थिति की बात हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर्स की बात हो, स्थितियां बहुत ज्यादा बदली हैं। और ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है पंकज जी, कि क्या वाकई ही आपको भी लगता है कि अब ये जो महामारी है एक सीख हमें दे रही है कि अब ज्यादा टाइम नहीं है कि हमें परमाणुओं पर खर्चा करना चाहिए, हमें मंदिरों पर खर्चा करना चाहिए, बजाय कि हमें स्वास्थ्य सेवाओं पर अब खर्चा करना होगा? बात है, इस कोरोना वायरस ने स्वास्थ्य को जो है वो सामने तौर फ्रंट पे लाके खड़ा कर दिया है। सरकारों को भी फ्रंट पे लाके खड़ा कर दिया है। सरकारों को भी महसूस हो रहा है और जनता को भी महसूस हो रहा है। सरकारों को भी अपने इतना उन्होंने नहीं बढ़ाया, बहुत अन्याय स्वास्थ्य विभाग के साथ हुआ है। करीबन 1.5% जो टोटल जीडीपी का देते हैं, जबकि आप जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका और बाकी कंट्रीज हैं, उनमें 12%, 15% जो खर्चा है वो स्वास्थ्य सेवाओं पर होता है जीडीपी का, लेकिन अभी सिर्फ 1.5% है। तो बहुत ज्यादा गैप्स हैं, और लेकिन बहुत ज्यादा स्कोप है हिंदुस्तान में। इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, इतने युवा पीढ़ी है, इंटेलेक्चुअल्स हैं जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ बनना चाहते हैं। तो अब इनको स्वास्थ्य विभाग की ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी, और इंडिविजुअल को भी, आम व्यक्ति को भी अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित होना पड़ेगा, अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित होना पड़ेगा, और उनको भी अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा स्वास्थ्य की दृष्टि से। जो आपको जो मेडिक्लेम पॉलिसीज आ रही हैं, अब जो है जो उन सरकारी अगर मेडिक्लेम पॉलिसी से कवर्ड अप है तो ठीक है, वरना उनको भी मेडिक्लेम पॉलिसी भी की तरफ भी अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उनको वो भी लेनी पड़ेगी। ये अब समय ऐसा भी है कि राज्य सरकारों को दूसरे राज्यों से भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बात हिमाचल प्रदेश की करें तो वहां पर इतनी ज्यादा सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया गया और भी कई सारी नीतियां बनाई गई, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में अभी जो संख्या है कोरोना मरीजों की वो कम है। तो क्या हरियाणा राज्य को भी दूसरे राज्यों से लेनी चाहिए सीख? देखिए हरियाणा की स्थिति
बहुत डिफरेंट है। हरियाणा जो है वो एयरपोर्ट के नजदीक है। एयरपोर्ट से आप देखिएगा कई रास्ते हैं जहाँ से हरियाणा से होकर ही लोग जाएंगे, चाहे पंजाब के लोग हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के लोग हो, चाहे हरियाणा अपने हो, चाहे इधर राजस्थान और बाकी बहुत सारे एरियाज के लोग हैं, जो एयरपोर्ट होने के नाते यहाँ से गतिविधियां काफी ज्यादा है। दिल्ली के आसपास होने के नाते 3-4 डिस्ट्रिक्टों में जहाँ पे संक्रमण है उसके कारण बड़ी नाजुक स्थिति है। उसको देखते हुए अगर ये आंकड़े सही हैं तो फिर हमारे को काफी अच्छे आंकड़े हैं, बल्कि बाकी प्रदेशों को हमारे से उदाहरण लेने की आवश्यकता है। ठीक है पंकज जी, जिन 15 शहरों के लिए ट्रेनें निकल रही हैं वो अभी रेड जोन में हैं। इनमें से कई शहर तो ऐसे हैं जो रेड जोन में हैं। ऐसे में खतरा और बढ़ सकता है। देखिए, मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये कहा था कि 2 वे टेस्टिंग होना जरूरी है। इनके जाने से पहले जहाँ से जा रहे हैं तो ओरिजिन स्टेट ऑफ ओरिजिन जहाँ से ट्रैवल हो रहा है वहाँ पे उनकी जांच करना जरूरी है। और फिर वहाँ जाने के बाद मतलब उनको तभी ट्रेन में जाया जाना चाहिए जब उनके टेस्ट हो चुके हों। टेस्ट का सर्टिफिकेट उनके साथ जाना चाहिए और जब वहाँ पे जाएं तो उनको क्वारंटाइन किया जाए और क्वारंटाइन के बाद जो यहाँ से रिजल्ट की जो रिपोर्ट आएगी वो शेयर की जाए। अगर पॉजिटिव है तो उनके क्वारंटाइन टाइम को बढ़ाया जाए। अगर सही रिपोर्ट वहाँ पे आ जाती है तो उसके बाद उनको घरों को जाने दिया जाए। ऐसा नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से ये खतरे की घंटी जो है वो बढ़ेगी और कहीं ना कहीं फिर बड़े रेड जोन बनने वाले हैं। लेकिन सच्चाई यही है पंकज जी कि हम स्थिति से ऐसा तो है नहीं कि अवगत नहीं है, इतनी व्यवस्थाएं नहीं है और इतनी संख्या में लोग जाना चाहते हैं, सभी का टेस्ट पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो खतरा तो ले ही रहे हैं ना, इसका मतलब खतरा तो है ही ना। अब आप देखिए बिहार में लोग आए हैं, वहाँ पे कुछ टेस्टिंग हुई तो पता लगा जो मदरसे से आए हैं उनमें भी पॉजिटिव थे और जो बाकी स्टेट से जो मजदूर आए थे उनमें भी काफी संख्या में पॉजिटिव थे। और अभी आप देखेंगे तमिलनाडु में एक ही दिन में 800 के करीब जो केसेस आए हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये समझ से परे है कि एक ही दिन में इतने केसेस कैसे आए। उनका आंकड़ा भी 8000 का बढ़ रहा है। तो अगर मान लो हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, ये तो मिनिमम है कि जाने से पहले यहाँ टेस्ट हो ताकि यहाँ पता लग सके कि वो संक्रमण कहाँ से उनको मिला और उस एरिया को कवर किया जा सके और जहाँ जा रहे हैं वहां पे उस एरिया को कवर किया जा सके। ट्रेन के अंदर तो उनको संक्रमण नहीं हुआ है, ये भी देखना जरूरी है। अगर ये मिनिमम प्रिकॉशन है, अगर ये नहीं लेंगे तो इसकी कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। पंकज जी, आने वाले समय के लिए क्योंकि एक डेटा की हमें जरूरत होती है कि कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसी के हिसाब से आने वाले समय का हम निर्धारित कर सकते हैं कि संकट कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी है जहां पर मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं निजी हित के लिए, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि ये जो आंकड़े छुपाने का जो तरीका है वो तो बहुत पुराना है और अभी भी जो लोग कह रहे हैं वो उनका कहना यही है कि आंकड़े अभी छुपाए जा रहे हैं। और अब ये जो रेड जोन, ग्रीन जोन और बाकी जोन बनाने की बात आ रही थी उसके कारण भी बहुत प्रदेशों की सरकारें कोशिश कर रही हैं कि आंकड़े कम दिखाए जाएं ताकि उनके साथ रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन की या रिस्ट्रिक्शन जो है वो ना लगाई जा सके। तो ये बात तो कहीं ना कहीं आंकड़े कम दिखाने की बात है, ये तो मतलब कॉमन बात है जो मुझे भी समझ में आ रही है। पंकज जी, जिस तरह से हम समय के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमने अलग अलग विकल्प निकाले हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, और उसके साथ साथ प्रिकॉशंस भी हैं जिसको लेना चाहिए ताकि आगे हम इस महामारी से बच सके। इसके अलावा और क्या सुझाव आप देना चाहते हैं कि और ऐसी चीजों को लाना चाहिए ताकि स्थिति को हम थोड़ा ट्रैक पर ला सके? क्योंकि प्रिकॉशंस की हम शुरू से बात कर रहे हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन, ये सभी को समझा दिया गया है। इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं? मुझे लग रहा है कि जब ये चौथा लॉकडाउन आएगा तो ये रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और वहाँ पे सिर्फ कंटोनमेंट जोन रहेगा कि यहाँ जहाँ पर पॉजिटिव केसेस हैं उसके आसपास का 3 किलोमीटर का एरिया और उसके बफर जोन है उसके आसपास का 5 किलोमीटर एरिया, उसी में रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। बाकी जगह ये ग्रीन, रेड और इस ऑरेंज जोन को भी शायद ये खत्म कर देंगे चौथे लॉकडाउन के अंदर। ठीक है, ये खत्म कर देंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इसके अलावा और आपको क्या लगता है कि कुछ नए विकल्प इस प्रकार के लाने चाहिए ताकि थोड़ी सुविधा लोगों को मिल सके? देखिए, बहुत ही इतने दिन के उससे डाटा से और में जिस तरह की रिसर्च हो रही है, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उससे एक ही बात समझ में आती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करनी होगी
ज्यादा से ज्यादा लोगों को शुरू में जब संक्रमण होंगे, ग्रसित होंगे, उसी स्टेज पर, अर्ली स्टेज पे ही उनको डिटेक्ट करना पड़ेगा और डिटेक्ट करने के बाद उनका इलाज करना पड़ेगा, उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें अब टेस्ट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि हरियाणा में केवल 730 केसेस हैं। उसका कारण ये था कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बहुत जबरदस्त थी और रिपोर्ट जल्दी जल्दी आ रही थी। इसके कारण हम संभव कर पाए। जहां पर इसमें गलतियां हुई वहां पे आप देख सकते हैं कि फिगर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। महाराष्ट्र में करीबन 24,000 केसेस हो चुके हैं। तो ये रखना पड़ेगा कि रिलैक्सेशन दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकारों को पूर्ण लॉकडाउन वाली स्थिति को बनाए रखना पड़ेगा, उसी तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जब ये इस तरह की रिलैक्सेशन आने के बाद प्रशासन भी रिलैक्स हो जाता है, पुलिस भी रिलैक्स हो जाएगी, वो भी इस कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं रहेगी, तो ये थोड़ी समस्या बढ़ेगी। इसीलिए मैंने कहा कि आपको 20 मई तक ये आंकड़ा 1.5 लाख हो जाएगा और 31 मई तक 3 लाख के करीब जो केसेस हिंदुस्तान में पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है पंकज जी, क्योंकि अब स्थिति ऐसी है कि लोगों को घरों में रहना होगा और अब काफी हद तक स्थिति ये भी है कि लोग समझ भी रहे हैं कि घरों में रहना ही उचित है, लेकिन घर पर जब लोग रहते हैं तो वो ज्यादातर फोन की ओर बढ़ते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म अब अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर रहा है? क्योंकि अब कई लोग ये भी बार बार शिकायत करते हैं कि अगर उन्हें वर्क फ्रॉम होम भी करना होता है तो अच्छे से नेट चलता नहीं है और कुछ लोग मनोरंजन का साधन ढूंढते हैं नेट पर, तो वो भी उन्हें अच्छे से मिल नहीं पाता है। नहीं, क्योंकि अचानक सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। आप देख सकते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वहाँ की पढ़ाई लिखाई भी जो है वो भी ऑनलाइन हो रही है। लोग घरों से बैठकर काम कर रहे हैं तो वो उस पर भी ऑनलाइन है, तो इसलिए डिजिटल सिस्टम पे बहुत भार पड़ गया है। तो उसके साथ आत्मसात करने के लिए जो डिजिटल प्लेयर्स हैं उनको और मेहनत करने की आवश्यकता है, और अगर इसको ऑनलाइन सिस्टम को कंटिन्यू करना है तो स्वाभाविक रूप से उनको इसका रेंज बढ़ाना होगा, इनकी स्पीड बनानी होगी और इनको अधिक से अधिक लोगों तक ये सुविधाएं पहुंच सके, इसकी व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि अभी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, अब अगर हम शिक्षा की बात करें भारत की, और इस महामारी के खत्म होने तक का ही इंतजार हम कर सकते हैं, ऐसे में बच्चे ऑनलाइन स्टडी का सहारा ले रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वाकई बच्चे सीरियस हैं? क्योंकि बहुत सी वीडियोस ऐसे आती हैं जिसमें पता चलता है कि बच्चे इतने ज्यादा सीरियस नहीं है। क्या ऐसे में भारत का भविष्य लगता है कि संकट में है? नहीं, देखिए, पहले भी कॉलेजों में, अगर यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, स्कूल में तो खैर चलो अटेंडेंस कंपलसरी होती है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में है वो बच्चों की अपनी इच्छा रहती है वो क्लासेस अटेंड करें कि ना करें। नियम तो बनाए जाते हैं कि 75% कंपलसरी होगा, बाकी होगा, लेकिन देखने में आता है कि इस तरह की व्यवस्था नहीं रहती है। बच्चा अपनी मर्जी से क्लासेस अटेंड करता है, नहीं करता इसकी है। तो वही सेम सिस्टम जो है वो ऑनलाइन के ऊपर है। ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल कराने के बाद ये बच्चों पर डिपेंड करेगा कि वो उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं, कितना नहीं लेते हैं, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करना ये सरकार के लिए बहुत जरूरी था और इसके लिए कोशिशें सरकार द्वारा की जा रही है, यूजीसी द्वारा भी की जा रही है, विश्वविद्यालयों द्वारा भी अपने स्तर पर किया जा रहा है कि किस तरीके से ऑनलाइन किया जाएगा। अभी कक्षा 10वीं तक, 12वीं तक जो है वो दूरदर्शन द्वारा भी स्टडीज के लिए पूरा एक क्लास के लिए एक चैनल ऐसा बनाने का भी सिस्टम चल रहा है कि बच्चा देखना चाहे तो उस पर्टिकुलर सिस्टम पर देख लेगा। इग्नू ने भी बहुत सारे संसाधन उपलब्ध कराए हैं, तो वो तो है ही डिस्टेंस एजुकेशन का, तो मुझे लगता है उस कॉन्सेप्ट को अब ये कॉलेज के भी रेगुलर सिस्टम में भी अपनाया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि पहले भी ऑनलाइन स्टडी होती थी, और लेकिन अब मैं ये मानती हूँ कि स्थिति के बाद व्यापक तौर पर ऑनलाइन स्टडी हो रही है और इस वजह से जो बच्चे हैं वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि घरों घरों की दिशा यही होती है कि जब ऑनलाइन स्टडी चल रही होती है वो या तो म्यूट कर देते हैं या फिर वीडियो को पॉज कर देते हैं और उसके बाद जो स्थिति होती है कुछ बच्चे अटेंड कर पाते हैं। मेरा सवाल बस यही है कि क्या ऐसे में भारत का भविष्य सुरक्षित है या फिर नहीं? नहीं, ऑनलाइन अगर एजुकेशन होगी और उसमें उसका फायदा ये रहता है, देखिए ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा ये रहता है। और माफ कीजिएगा मैं बीच में रोक रही हूँ, थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रही हूँ, क्योंकि इतनी मुश्किल स्टडीज भी हैं, क्या वो ऑनलाइन स्टडी पर निर्भर करती हैं कि हो जाएंगी सही से? नहीं, देखिए इसका अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो कई बार इसका बहुत फायदा भी है। फायदा ये है कि मान लो
गांव दूर दराज के इलाके में जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे टीचर्स नहीं मिलते हैं, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर उपलब्ध नहीं रहते हैं। पता लगा कि केमिस्ट्री को ज्योग्राफी का टीचर पढ़ा रहा है और ज्योग्राफी को जो है वो फिजिक्स का टीचर पढ़ा रहा है, एक ही टीचर क्लासेस ले रहा है। तो उससे बेहतर तो ये है कि अगर ऑनलाइन व्यवस्था होती है तो जो बेहतरीन टीचर्स होंगे, अगर मान लो किसी टीचर ने बहुत बेहतरीन टीचर है तो पहले वो एक कॉलेज में पढ़ा पाता था, लेकिन अब उसकी वीडियो कैसेट या उसका ऑनलाइन प्रोग्राम उसको पूरा प्रदेश के लोग पूरे बाकी सब देख सकते हैं उस कार्यक्रम को और उससे ज्ञान वर्जित कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये ऑनलाइन सिस्टम जो है वो ज्यादा बेहतर और अच्छा सिस्टम है अगर ये कंटिन्यू करता है तो, इसलिए भविष्य खतरे में नहीं है। ठीक है। अगर मान लो आप देख रहे होंगे इस समय जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसका बहुत फायदा हो रहा है। अगर डिजिटलाइजेशन नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी अचानक करोड़ों लोगों के खाते में पैसे नहीं डाल सकते थे। आज ऐसी संकट की घड़ी में जो उनके खातों में पैसे चले गए हैं वो तभी संभव हुए कि डिजिटलाइजेशन हुआ है। इसी तरीके से अगर जो बच्चा पढ़ना चाहेगा, मेहनत करना चाहेगा तो ऑनलाइन जो काउंसलिंग हो रही है, ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं, अभी टीवीज में जो ट्यूटोरियल्स आएंगे तो अगर बच्चा पढ़ना चाहेगा तो उसको बहुत अच्छा मटेरियल उसको पढ़ने के लिए मिलेगा। यानी कि आप ये मानते हैं कि सरकारों के पास एक टास्क और आ गया है कि अगर हमें आगे सही दिशा में बढ़ना है तो हमें इस प्लेटफॉर्म को भी और ज्यादा दुरुस्त करना होगा। बिल्कुल दुरुस्त करना होगा। ठीक है पंकज जी, इसके अलावा और भी कई समस्याएं सामने आ रही हैं क्योंकि किसानों के ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि इस चर्चा में हर एक विषय पर बात किया जाए। तो ऐसे में किसान जो है वो चाहते हैं कि उनके पास आमदनी का कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। क्या राज्य सरकारें इसमें पॉसिबल कर पा रही हैं उनकी समस्याओं को दूर करने में? आपको क्या लगता है? देखिए, लॉकडाउन के रहते हुए भी उनकी फसल को खरीदने की विशेष व्यवस्था जो है वो सरकारों द्वारा की गई। जो कृषि प्रधान देश थे उनको नई फसल लगाने के लिए बीज, खाद, वो सारी की सारी चीजें समय पर उपलब्ध कराई गई। उनको इंटरेस्ट रहित जो है वो पैसा दिया गया ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। और कोरोना वायरस ने कम से कम सरकारों को और समाज के लोगों को उन्हें जागरूक कर दिया है कि कृषि प्रधान देश होने के नाते किसानों की समस्याओं का निराकरण करना अति आवश्यक है। सरकार को और समाज को उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, अभी ये जो सरकार एग्रो इंडस्ट्रीज में जो काम कर रही थी उसको और तेजी से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ठीक है। आपको एग्रो सेंटर्स बनाने की आवश्यकता है। और खासतौर पर आप देखिएगा जैसे सब्जी मंडी है, अब सब्जी मंडी से कोरोना का वायरस बढ़ा है वो इसलिए था कि उसकी सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था की गई थी। लोगों ने, सिस्टम ने इस तरह का काम कर रखा था कि पहले प्रदेशों से दिल्ली में आता था और दिल्ली से फिर वापस प्रदेशों में जाता था। लेकिन अगर सरकार चाहे तो इस तरह की तहसील लेवल पर या 5 बड़े गांव के लेवल पर इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए कि वहीं पे आसपास जो सब्जियां हों वही वहां पर आकर बिक सकें और उनको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। वहां के लोगों को अच्छी कीमत भी उसकी मिले। इस तरह की व्यवसाय करने की जरूरत है, वेयर हाउसेस बनाने की जरूरत है। सरकार को अब ये समझ में आ गया होगा, उसको फोकस बढ़ाना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य और कृषि, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनकी तरफ सरकार को अपना जीडीपी का बजट के दरवाजे खोलने ही पड़ेंगे। ठीक है, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहती हूँ। 17 मई के बाद आपकी नजर में संपूर्ण लॉकडाउन या फिर लॉकडाउन में रियायतें? नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन तो संभव नहीं है क्योंकि अब कदम वापस लेना बहुत मुश्किल है और ना ही उसकी मुझे लगता है कि आवश्यकता भी है संपूर्ण लॉकडाउन के लिए, क्योंकि अब पहले हमारे पास बिल्कुल तैयारी नहीं थी। कोरोना मरीज हिंदुस्तान के लोगों पर कैसे प्रभावी होगा, क्या सिस्टम होगा, वो भी समझ में नहीं आएगा। अब चीजें बहुत स्पष्ट हो गई हैं, करीबन 70-80% यानी कि लॉकडाउन में रियायतें होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज वत्स जी, हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शक ये जो चर्चा देख रहे थे और उन्हें थोड़ा समझ आया होगा कि लॉकडाउन के साथ अब हम नहीं चल सकते हैं, हमें इस कोरोना के साथ मैनेज करना सीखना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम सभी को करना होगा ताकि हम इस महामारी से बच पाए और आर्थिक गतिविधियों को भी अब आगे बढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सावधानी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।